हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी जो कल हमने स्टार्ट किया था, तो कल हमने प्रसार गतिविधियों के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ प्रोग्राम समझे थे। सबसे पहले हमने इसके थोड़े-से इतिहास पर चर्चा किया था कि किस तरह से ग्राम उत्थान के लिए सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। इसी में हमने कई अधिनियम के बारे में सुना था जो कि ब्रिटिश शासकों के द्वारा बनाए गए थे। साथ ही साथ हमने राजा राममोहन राय के प्रयासों का भी नाम सुना था, जिसमें से आपका सबसे पहले आ रहा था सती प्रथा निषेध अधिनियम, जो कि आपका 1829 है। हालाँकि ये कल हमने 1929 देखा था, बट ये 1829 है। इसी में आपका आता है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1876, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1933, छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955, दहेज निरोध अधिनियम 1961, राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1924। तो ये कुछ अधिनियम के नाम सिर्फ हमने सुने थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो स्वतंत्रता पूर्व कुछ गतिविधियां की गई थी, प्रसार के क्षेत्र में कुछ गतिविधियां की गई थी, जिसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं और यहीं से बड़े साधारण से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता प्राप्ति प्रसार गतिविधियों में कौन सम्मिलित है, तो उसमें आपका शांति निकेतन में कार्यक्रम आता है, गुड़गांव परियोजना आता है, फिरका विकास योजना आती है, भारतीय समाज सेवक पूना आता है, मारथंडम परियोजना आता है, भारतीय ग्राम सेवक आता है और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम आते हैं। जिसमें से इन तीनों के बारे में, यानी कि जो हमारा शांति निकेतन में कार्यक्रम है, गुड़गांव परियोजना है, फिरका विकास योजना है, इन तीनों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था और आपको बोला था कि इसका समय ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें शांति निकेतन में, तो इसे हम श्री निकेतन कहते हैं। ये रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य भी हमने वही देखे थे कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रुचि के अनुसार जो भी वो कार्य कर रहे हों उसमें उनकी मदद करना, यही सारी उद्देश्य थे इसके। कुछ इसके लिए ठोस कदम भी उठाए गए थे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीणों के विकास में, यानी कि ग्रामीणों का जो सोच विचारधारा है, जो उनकी रूढ़वादी परंपराएं हैं, जो उनके अंधविश्वास हैं, उनको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। इसी के साथ ही साथ हमने गुड़गांव प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें हमने आपको बोला था कि आप इसके समय को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप इसमें जो एक महोदय हैं, मिस्टर F.L. ब्रेयन जो हैं, जिन्होंने ग्राम उत्थान के लिए बृहद स्तर पर कार्य किया था, उनका नाम ध्यान रखिएगा और ये पंजाब के ही डिप्टी कमिश्नर थे। साथ ही साथ आपने फिरका विकास योजना के बारे में सुना था, जिसमें आपको पता है कि इसमें इसका जो ये क्या था, तो ये सबसे पहले किसको लेकर चलाया गया था, तो ये फिरके का अर्थ हमने समझा था मद्रास में 1946 में ये चलाया गया था, जिसमें सबसे पहले 34 फिरकों को लिया गया था। बाद में जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, तो इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 1950 में हमने 50 फिरकों को इसमें मिलाया। तो इस तरह से इसका विस्तार हुआ और इसका भी उद्देश्य यही था कि ग्रामीणों का किस तरह से उत्थान किया जाए, किस तरह से उनका विकास किया जाए। ये इतनी बातें तो हमने कल ही समझ ली थी। हमने पूरी कोशिश की है कि कल की क्लास को रिकॉल कर लें। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ गई होंगी।
जिन्होंने भी इसके पहले वाली क्लास नहीं ली है, वो जाकर एक बार ज़रूर लें, वहाँ पर चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। आज का जो हमारा अगला योजना है, वो है हमारा भारतीय समाज सेवक पूना। इसके बारे में हमें थोड़ा-सा समझना है। अगर हम बात करें भारतीय समाज सेवक की, तो इस संगठन की स्थापना इसकी स्थापना मद्रास के मायापुर गाँव में हुई थी। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट ये स्थान भी हो जाता है कि किस स्थान से इसका संबंध है, किस व्यक्ति से है। साथ ही साथ कल मैंने आपसे ये भी बताया था कि आपको इसमें क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे जैसे आपको दे दिया गया फ़िरका विकास योजना, साथ ही साथ आपसे पूछ लिया गया कि शांति निकेतन योजना, कौन इसमें से पहले आया, या क्रम से लगाइए, या फिर मिलान कीजिए, या फिर कौन-सा सुमेलित है, तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें हर तरह से प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। इसका संगठन इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गाँव में हुई। कृषि तथा लघु उद्योग के विकास के लिए इस संगठन द्वारा युवक-युवतियों को खेती-बाड़ी तथा उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता था। आपको पहले ही पता है कि जो ये प्रसार शिक्षा होता है, ये औपचारिक शिक्षा नहीं होती है, ये एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, ये इसका कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, ना ही इसका कोई समय निर्धारित होता है, और ना ही ये एक किसी संस्था में दी जाने वाली शिक्षा है। ये क्या है? तो ये जैसे जो गाँव के लोग हैं, उनको अगर खेती-बाड़ी की आवश्यकता है, तो खेती-बाड़ी के जो भी यो इसमें इस संगठन के जो युवा-युवती होते हैं, वो कृषि और लघु उद्योग के विकास के लिए वो जो भी, चाहे खेती-बाड़ी हो, चाहे पशुपालन हो, या फिर कोई भी जो भी लघु उद्योग हैं, उनसे संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। बाद में इसका केंद्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही खोला गया। सबसे पहले मद्रास में ही खोला गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी खोला गया। और इस संगठन द्वारा कई पत्र-पत्रिकाएँ भी छापे जाते हैं, जिसमें शिक्षा, श्रमिकों की समस्याएँ, ऋण आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है। मतलब इसमें जो भी होता है, जो पत्र-पत्रिकाएँ छापी जाती हैं, इसमें आपको शिक्षा और जो भी श्रमिकों की समस्याएँ हैं या ऋण है, जो भी हैं, चीज़ों को डिटेल में इसमें मुद्रित किया जाता है, या फिर छापा जाता है, या फिर वर्णन किया जाता है। तो इसमें आपको बस यही इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपका भारतीय समाज सेवक है, ये आपका कहाँ शुरुआत किया गया? तो मद्रास के मायापुर गाँव में शुरू किया गया, बाद में उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश में भी खोला गया। इसका उद्देश्य क्या था? ये करता क्या था? तो जो भी लघु कुटीर उद्योग हो रहे हैं, उसमें इस संगठन के युवक-युवती जाकर प्रशिक्षण देते थे, चाहे वो खेती-बाड़ी से हो या किसी भी उद्योग से संबंधित हो, तो ये लोग उसे प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। उद्देश्य क्या था? वही एक उद्देश्य इनका भी था कि ग्रामीणों का उत्थान किया जाए, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाए, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाए, उनके अंदर जो भी रूढ़िवादी परंपराएँ हैं, उनको निकाला जाए, जो भी अंधविश्वास है, उसे दूर किया जाए। तो ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रमों को चलाया जाता था। अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट नहीं, जो हम अगली बात करेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे मारथेंडम परियोजना की। ये शायद हमारी 5वीं परियोजना है। हाँ, पहली क्या थी? शांति निकेतन थी। दूसरा गुड़गाँव प्रोजेक्ट था। तीसरा फ़िरका विकास योजना देखा आपने। चौथा भारतीय समाज सेवक देखा आपने। 5वां जो है वो मारथंडम परियोजना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये एक तो क्या है, पहला ये स्वतंत्रता पूर्व की योजना है, ठीक? दूसरा, इस जो मारथंडम है, मारथंडम परियोजना के जो प्रणेता थे, वो डॉक्टर स्पेंसर हैच थे।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन 1928 में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से मार्थिंडम में एक प्रोजेक्ट की स्थापना की। किसकी सहायता ली थी इन्होंने? एक सिंपल सा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, किसकी सहायता ली? तो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की सहायता ली। कब? 1928 में। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इनके सहयोग से जो आपके यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन थे, इसके सहयोग से मार्थिंडम में एक प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। और ये मार्थिंडम है क्या? ये कोई व्यक्ति नहीं है मार्थिंडम। ये क्या है? तो ये मार्थिंडम जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में अवस्थित है। ये जो मार्थिंडम है, ये क्या है? तो ये मार्थिंडम केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये अवस्थित है। अब जो डॉक्टर स्पेंसर हैं, ये क्या हैं? ये एक अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ हैं। पॉइंट को यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा, यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक? उनका मानना था, जो स्पेंसर एस थे, इनका मानना था कि गांव के विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास तो आवश्यक है ही, परंतु इसके लिए व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास या फिर मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा विकसित होना भी जरूरी है। ये ऐसा मानते थे कि व्यक्ति को समाज और आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित तो होना ही है, ये तो आवश्यक ही, लेकिन इसके साथ-साथ इसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा विकसित होना भी ज़रूरी है। आध्यात्मिकता से व्यक्ति में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास होता है। वो हर बुरे कार्य को करने से पहले सोच विचार करता है, बिना सोचे विचारे, यानी कि जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है, वो कोई भी अच्छा हो कार्य या फिर बुरा हो कार्य करने से पहले सोचता है, विचार करता है और बुरे कार्यों को करने से डरता है। ईश्वर के प्रति उसमें विश्वास रखता है, काम के प्रति उसमें भावना रखता है, और जब उसमें काम के प्रति भावना विकसित होगी, तो वो अपने सभी कार्यों को बहुत ही निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से करेगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर जहाँ पर लोग व्यक्ति हैं ईमानदार, मतलब ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कार्यों को ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरे लगन और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वहाँ का विकास होना मतलब वहाँ का विकास होना निश्चित है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। अब ऐसे में एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा अगर घर के व्यक्ति घर के लोगों के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं, आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, लगन है, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो परिवार सुखी समृद्ध होगा। इसी तरह से समाज सुखी समृद्ध होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास भी होना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जब शारीरिक विकास अच्छा होगा, तभी व्यक्ति का दिमाग भी अच्छे से कार्य करेगा। नहीं तो आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति है शारीरिक रूप से अगर वो निर्बल है, कमज़ोर है, किसी तरह से रोगों से ग्रसित है, तो उसका मानसिक विकास भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति के सर्वांगी मतलब उसके व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के आश्रित होते हैं। एक का विकास अगर किसी तरह से, किसी वजह से गड़बड़ हुआ, तो दूसरा अपने आप डगमगा जाएगा। इसीलिए शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होना अति आवश्यक है। और आपको वैसे भी पता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। आध्यात्मिक ये आपका WHO ने अपनी परिभाषा में नया टर्म जोड़ा है। उससे पहले उसमें सिर्फ़
शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक यही थे। ठीक, सामाजिक भी था। अब जो ये स्पेंसर एस थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 विकास पर बल दिया था। इन्होंने कहा कि मतलब जैसे ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनकी सफलता के लिए 5 चीज़ों पर इन्होंने बल दिया था, 5 विकास पर इन्होंने बल दिया था, वो था क्या? अभी आपने सुना कि उसमें सबसे पहले आता है क्या? आध्यात्मिक विकास। यानी कि ग्रामीणों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए उनका आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि स्पेंसर ने ग्रामीणों के किन विकास पर बल दिया था, तो यही 5 आपको ध्यान रखने हैं। इन्होंने इन्हीं पाँचों पर बल दिया था। अब ये तो आपने देखा कि इन्होंने जो स्पेंसर थे, इन्होंने किस तरह से प्रोग्राम चलाया। अब हमें ये समझना है कि इसका उद्देश्य क्या है? अगर मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे तो वही आप जो सब में पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए इन्हीं वजहों से उन्होंने इसका प्रारंभ किया था, या इस योजना का यही उद्देश्य था। लेकिन थोड़ा हम पॉइंट इसमें है उसको समझते हैं। तो जो ये मार्थिंडम योजना थी, मार्थिंडम योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीणों को अपनी मदद स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। अगर आपने प्रसार शिक्षा की दूसरी या तीसरी क्लास ली होगी, आई थिंक दूसरी क्लास ली होगी, जिसमें हमने सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएँगी कि जो ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है, ये अपनी मदद आप करें पर आधारित होता है या स्वयं पर आधारित होता है। इस योजना का उद्देश्य यही था कि लोग, यानी कि जो ग्रामीण हैं, वो अपनी मदद स्वयं करने के लिए प्रेरित हों। ग्रामीणों को विकास के लिए प्रेरित करना कि ग्रामीण विकास कर सकें। साथ ही साथ कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इन सब का विकास करना। ये भी मार्थिंडम परियोजना का या फिर मार्थिंडम योजना का उद्देश्य था। साथ ही साथ पशु नस्ल सुधार से संबंधित योजना का क्रियान्वयन करना। जो पशु के नस्लों में सुधार आया है, इससे संबंधित जो योजना है उनका क्रियान्वयन करना। साथ ही साथ लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना। लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन स्थलों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य था। इसी में हमें ध्यान रखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना भी मार्थिंडम योजना का उद्देश्य था। इसी में आपका आ जाता है कि जैसे जो ईसाई धर्म थे उनका प्रचार प्रसार करना, ग्रामीणों में सहयोग और सहकारिता की भावना को विकसित करना, साथ ही साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन, उनका मूल्यांकन करना, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना, लोगों में आत्मविश्वास जगाना, उनको कार्य करने के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मार्थिंडम परियोजना को चलाया गया था। तो ये आपने देखा कि जो मार्थिंडम परियोजना थी वो क्या थी। तो मार्थिंडम परियोजना में आपको एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छूट गया है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इसका उद्देश्य था। इस पॉइंट को ज़रा नोट डाउन करिएगा। ठीक, तो ये आपने समझा मार्थिंडम परियोजना को। अब हम बात करेंगे अगली परियोजना जो है हमारी भारतीय ग्राम सेवा परियोजना। भारतीय ग्राम सेवा ये आपकी छठी परियोजना है जो कि स्वतंत्रता पूर्व की गतिविधियों में शामिल है, जिसको हम समझेंगे। अगर हम बात करें भारतीय ग्राम सेवा, तो आपने पहले ही सुन लिया कि ये क्या था, स्वतंत्रता पूर्व का एक प्रयास था। अब इसमें भी वही आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा ये चलाया गया, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो जो भारतीय ग्राम सेवा है, इसके जो अग्रणी प्रणेता थे वो न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोशर
और भारत के व्यापारी श्री वी.एन. गुप्ता जो अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो इसमें 2 लोगों का योगदान था, कौन-कौन? एक तो वो जो अमेरिका में जाके बस गए थे जो कि भारत के थे, जिनका नाम था वी.एन. गुप्ता। तो ये तो भारत के ही व्यापारी थे, लेकिन ये जाकर अमेरिका में बस गए थे। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोशर का नाम आता है। ये दोनों ही अग्रणी थे भारतीय ग्राम सेवक के। इन्होंने सन 1945 में भारतीय ग्राम सेवा की स्थापना की। आप देख रहे हैं कि ये भी आपका क्या था? ये भी आपका स्वतंत्रता पूर्व किया जाने वाला प्रयास था, क्योंकि आपको पता है कि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी और ये कब हुआ? 1945 में। अब ये 1945 से आपको कोई ऐसा नाम याद आ रहा हो जिसकी स्थापना हुई हो? कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसकी स्थापना हुई हो? स्थापना या फिर प्रपोज़ल रखा गया हो, कुछ भी आपको अगर याद आ रहा हो तो बताइएगा। साथ ही साथ इसी के ठीक 10 साल बाद यानी कि 1955 की मैं बात कर रही हूँ। 1955 में अगर आपको याद हो तो किसी ऐसी संस्था की स्थापना हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। अगर आपको याद आ रहा हो, सिंपल से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 1945 में किसकी स्थापना हुई और 1955 में किसकी स्थापना हुई, ये दोनों चीज़ें आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक? हम बात कर रहे हैं भारतीय ग्राम सेवा की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। इस संगठन की शाखाएं लखनऊ तथा एटा में स्थित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये संगठन अमेरिका में प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंधित है, जिसमें 15 गांव के लोग लाभार्थी थे। इसमें जो लाभार्थी थे वो 15 गांव के लोग थे। प्रेस्बिटेरियन चर्च में इसका संबंध प्रेस्बिटेरियन चर्च से है, ठीक? ये तो आपने ये समझा कि किससे इसका संबंध है, इन्होंने इसके प्रणेता कौन हैं और कब इस परियोजना को शुभारंभ किया गया या कब इस योजना की शुरुआत हुई या कब इसकी स्थापना हुई। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि उद्देश्य, जैसे हर परियोजना का उद्देश्य था, वैसे कुछ इसका भी उद्देश्य रखा गया था। तो ज़रा हम इसके उद्देश्यों पर भी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला उद्देश्य इसका अगर हम ध्यान रखें तो ग्राम्य जीवन को सुखद बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना। लोगों को क्यों शिक्षित किया जा रहा था? सुखद बनाने के लिए। सुखद कैसे बनेंगे? जब उनका जीवन स्तर उठेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वो अंधविश्वासों, रूढ़वादी परंपराओं से दूर होंगे, तब वो खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। इसके लिए उन्हें शिक्षित करना है। शिक्षा के माध्यम से ही लोगों में जो रूढ़वादी परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। अगला था ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावनाओं तथा संसाधनों को विकसित करना। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावनाओं और जो भी संसाधन हैं, उनको विकसित किया जाए। ग्रामीण में जागरूकता पैदा करना जिससे वह अपनी समस्याओं को समझ सके। जब तक व्यक्ति को जब तक अपनी समस्याएं नहीं पता होंगी, उसका समाधान वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि ग्रामीणों में जागरूकता पैदा किया जाए, ताकि वो उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वो समाधान कर सकें। सरकार द्वारा चलाई जाने वाले कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान करना था, यानी कि जैसे जो ग्रामीण होते हैं, वो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं या वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कब कौन सी योजना आई है। तो इसका उद्देश्य ये था, जो भारतीय ग्राम सेवा था, इसका उद्देश्य यही था कि सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें सहयोग प्रदान किया जाए। इसके लिए जो भारतीय ग्राम सेवा है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी, क्योंकि आपने सबसे पहला नाम क्या सुना था?
एटा में स्थित है। एटा और लखनऊ में ये इसकी शाखाएँ स्थित हैं। तो ये जो मुख्य रूप से चलाया गया था, ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में चलाया गया था और अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही थी। लोगों के विकास के लिए रोज़गार पर बल दिए जा रहे थे, लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अनौपचारिक जो शिक्षा है, सामूहिक वार्तालाप है, व्यक्तिगत संपर्क है, प्रदर्शन है, दृश्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था। लोगों के विकास के लिए उनमें चेतना लाई जा रही थी। लोक नृत्य हो गया, नाटक हो गया, क्षेत्रीय भ्रमण हो गया, इन सभी के माध्यम से, चाहे वो कठपुतली खेल हो गया, टीवी शो हो गया, तो इन सभी के माध्यम से जो भी लोगों में कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीणों में नेतृत्व का विकास किया जा रहा था। प्रशिक्षण के साथ ही प्रदर्शन पर भी बल दिया जा रहा था। इससे लोगों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास हो रहा था। गाँव वालों के पढ़ने के लिए किताब, पत्रिकाएँ, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही थी और इस कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा हो गया, परिवार कल्याण हो गया, मनोरंजन हो गए, गृह प्रबंध हो गए, इन सभी उद्योगों पर भी विकास किया जा रहा था या विकास पर बल दिया जा रहा था। यहाँ पर एक नाम अभी आपने सुना, परिवार कल्याण। तो आप ज़रा बताइएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम कब चलाया गया था? ठीक, ये क्वेश्चन शायद एक दिन मैंने और पूछा था, लेकिन आप बताए नहीं। बहुत कह सकते हैं ये गलत बात है। अगर आप क्लास लेते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, पहली ये हो सकती है कि हो सकता है मेरी बताई हुई चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों। दूसरी ये कि आप आलस्य की वज़ह से आप उसे बता ना रहे हों। तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या चीज़ें आपको समझ में आती हैं? या ये 1 घंटे की क्लास वैसे ही चलती है? अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो बताने में क्या तकलीफ़ है? क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? क्या पीड़ा होती है आपको? क्या तकलीफ़ होती है आपको? बताना चाहिए ना कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है, या हाँ, लेकिन बताइए, बेतुकी बातें मत कीजिए। बेतुकी बातें मतलब हमें पीडीएफ चाहिए हमें, आप इस बुक से मत पढ़ाइए, हमारे पास ये बुक है, ये गलत बात है। अब बुकें तो वही मार्केट में हैं 2-4, और मैं आपको उस बुक से पढ़ाती हूँ जो कंटेंट मुझे जिसमें सही लगता है, जो एक प्रॉपर लैंग्वेज में दी होती हैं, हालाँकि सब प्रॉपर में होती हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़्यादा सही लगती हैं, जैसे आप मेरे पास गीता पुष्प शाह की बुक भी है। तो उसमें आप देखेंगे, जैसे जो आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, मुझे उसमें कम सही लगता है। उसमें आपको डेट वग़ैरह उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। लेकिन जो वृंदा सिंह मैम की बुक है, उसमें ज़्यादा अच्छे से मिलती हैं। तो इसीलिए मैं इनकी बुक से पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो जो बुक आपको सही लगे वो बुक आप ले लीजिए, लेकिन जो मुझे सही लगेगा मैं वहाँ से आपको बताऊँगी ना। अब जैसे मेरे पास अभी ये क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बुक भी है, तो वहाँ से जो मैटर मुझे सही लगेगा मैं वहाँ से वो मैटर लूँगी। हालाँकि आपकी जो एनसीईआरटी की बेस्ड बुक है, मुझे एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही मिली है। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है आपकी, वहाँ से आप देखेंगे तो अगर आपके पास बुक हो तो आप पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें आपको ज़्यादा समझने वाली हैं। आप अगर एक तरफ से वो नोट्स बनाएँगे और समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसमें चीज़ों को समझाया गया है। तो जो चीज़ें मुझे जहाँ से सही लगेंगी मैं वहीं से आपको निकाल कर दूँगी। अब बुक तो मार्केट में 4-6 ही हैं, अब हर किसी के पास कोई न कोई तो बुक होगी ही ना। तो आपकी ये बेतुकी-सी बात होती है कि हमारे पास ये बुक है, ये इस बुक से मत पढ़ाइए, ठीक? तो जहाँ से मैटर सही लगेगा वहाँ से आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है और आप खुद भी इतने सक्षम हैं कि चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन सबके पास बुकें नहीं हैं, तो जिसके पास नहीं है और जिसके पास टाइम भी नहीं है कि इतनी मोटी-मोटी बुकें बैठकर पढ़ें, तो वो आधे घंटे की क्लास ले सकता है, 1 घंटे की क्लास ले सकता है। 24 घंटे में 1 ही तो क्लास करती हूँ मैं, तो आप टाइम निकाल कर ले सकते हैं। बाकी जहाँ भी आप क्लास ले रहे हों, वहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक जगह पढ़ रहे हैं, तो बस एक ही जगह पढ़ेंगे। और
आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें अगला ब्रांच कब स्टार्ट करना चाहिए, मतलब हम अगली ब्रांच क्या पढ़ेंगे? तो भाई मेरे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपका इसी में काफ़ी कुछ बचा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पिछली बार तो हमारी 28 क्लास ही हुई थी और ये लगभग शायद 20 नंबर की क्लास आज हो रही होगी, तो बस 4-6 दिन की क्लास और बची है। नहीं, हम इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं और कुछ नई चीज़ों को भी ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो आपको अभी मुझे लगता है कम से कम 10 क्लासें अभी आपकी होंगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक साइकिल चला रहे हैं, यानी कि जिसमें सबसे पहले हमने पिछली बार भी सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किया, उसके बाद हमने होम मैनेजमेंट देखा, फिर हमने टेक्सटाइल देखा, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन साइंस देखा, फिर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट देखा और लास्ट में हमने फिजियोलॉजी देखा। तो इस बार भी हमारी साइकिल वही चलेगी, एक्सटेंशन एजुकेशन के बाद होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट के बाद टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के बाद न्यूट्रिशन साइंस, न्यूट्रिशन साइंस के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, देन हम वापस आ जाएँगे एक्सटेंशन एजुकेशन पर, ठीक? तो ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। जो भी नया पुराना इसमें ऐड होता रहेगा, आप उसको अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलिएगा, ठीक? ये तो हो गई बकवास की बात। अब चलते हैं हम अपने अगला जो हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम। उसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। माफ़ कीजिएगा, बात हमने स्टार्ट कर दी बीच में ही, हमें इसको लास्ट में डिस्कस करना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगी। गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम है, ये क्या है? आपको पता है कि राष्ट्रपिता गांधी जी, जिसे पूरी दुनिया बापू के नाम से जानती है, अगर हम कह दें तो बापू कौन है, तो बच्चा-बच्चा जानता है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्हीं को हम बापू के नाम से जानते हैं। मानव ही नहीं, महान आत्मा थे वे। वो क्या थे? वो एक महान आत्मा थे। इनके अथक प्रयासों से ही भारत को आज़ादी मिली और आज हम आज़ादी की उन्मुक्त हवा में साँस ले पा रहे हैं। तो इन्होंने, आपको पता है, इनकी कहानी भी आप सभी ने पढ़ी होगी। अपने विचारों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ये उन्हीं महात्मा की देन है। गांधी जी ना केवल एक वकील थे, आपको पता है वो वकील भी थे, राजनेता भी थे, स्वतंत्र सेनानी भी थे। इस ये इतना तो थे ही थे, साथ ही साथ एक समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था या उनका कथन था, उनका विचार था, उनका सोच था, वो कहते थे कि भारत गाँव का देश है। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास कोरी कल्पना मात्र ही रह जाएगी। मतलब हम सिर्फ़ ये विचार करते रह जाएँगे कि भारत का विकास होगा। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है? अब भारत को आज़ाद कराने के लिए पहले भारत के गाँव को आज़ाद कराना पड़ेगा। भारत को आज़ाद कराने के लिए पहले गाँव को आज़ाद कराना पड़ेगा। झोपड़ी में रहने वाले लोगों का विकास करके ही हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर रख सकते हैं। गांधी जी के इस कथन को हमेशा हमें याद रखना है कि श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर आनंद, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांतों के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग और बलिदान के बिना पूजा अर्चना, ये 7 सबसे बड़े जघन्य पाप हैं। हम इनको नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने ना केवल हमें अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी दिलाई, बल्कि उन्होंने हमें शोषण से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी, विलासिता से आज़ादी, सांप्रदायिकता से आज़ादी, नस्लवाद से आज़ादी, असत्य से आज़ादी, पूजावादी से आज़ादी, महिलाओं को पर्दा प्रथा से आज़ादी दिलाई थी। उन्होंने कितनी आज़ादी दिलाई थी, ये भी देखिए। वो वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे ही। इसके अलावा वे स्त्री और पुरुष के बीच समानता के भी पक्षधर थे। उन्होंने इस बात को लिखा है कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर होंगी, मेरे सपनों का भारत यही है। उनका मानना था कि मेरे सपनों का जो भारत है वो क्या है, वो ये है कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर होंगी। ये गांधी जी के प्रेरणा का ही असर था कि सबसे पहले 1919 और 22
के बीच असहयोग आंदोलन हुआ। तो महिलाएं भी पर्दा प्रथा और दकियानूसी जो भी विचारधाराएं थी उनको त्याग कर अपने घरों से बाहर निकली। आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं का अभ्युदय भी इसी काल में हुआ और 1920 में गांधी ने सेवाग्राम की स्थापना की और उसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का केंद्र बनाया। गांधी जी सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। उन्होंने ऐसे गांव की कल्पना की थी जिसमें सभी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, श्रम करते हैं और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसके जो इन्होंने गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए थे, इसके भी कुछ उद्देश्य रखे गए थे। वो उद्देश्य क्या थे, जरा एक बार हम उन उद्देश्यों को भी चर्चा करते हैं। तो लोग में आत्मविश्वास तथा स्वावलंबन की भावना का विकास करना। लोगों में इन्होंने बहुत बड़े उद्देश्य रखे थे। इनके 1-2 उद्देश्य नहीं, इनको कम से कम 15-20 उद्देश्य थे, लेकिन कुछ उद्देश्यों को ही हमने यहाँ पर लिया है। तो लोगों में आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना का विकास करना था। साथ ही साथ समाज के जो भी तिरस्कृत, दलित, अछूत लोग को उनका अधिकार दिलाना था। आपको पता है कि पहले कितना छुआछूत का भेदभाव हुआ करता था, लोगों को समाज में तिरस्कृत किया जाता था। तो जो ऐसे लोग थे जिनको समाज में तिरस्कृत किया जाता था, दलित, अछूत लोगों को उनका अधिकार दिलाने का कार्य किया गया। गांव का सर्वांगीण विकास तथा ग्रामीणों के कल्याण के लिए योजनाएं भी चलाई गई थी। ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। आपको पता है कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अभी आपने 2 दिन पहले ही पढ़ा है, तो उसके लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं चलाई गई थी? अच्छा, ज़रा ये बताना कि एक उसी में आपका परियोजना थी जो कार्यक्रम चलाए गए थे प्रौढ़ों के लिए, उसमें एक आपने कोई पढ़ा था कि वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। कौन-सा कार्यक्रम था? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला है, इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा गलत परंपराओं से लोगों को छुटकारा दिलाना था। साथ ही साथ ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना था। आपसे पूछा जा चुका है कि बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है? किससे है? गांधी जी से है। ठीक? मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों में सम्मान की भावना भरना। ये तो कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इसी के साथ साथ जो भी इनके और थे, जैसे उत्पादों का विकेंद्रीकरण और आर्थिक लाभों का समान वितरण करना था। कृषकों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बिक्री केंद्र की स्थापना करना। साथ ही साथ ग्रामीणों को स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य तथा शुद्ध पेयजल को उपलब्ध करवाना था। श्रमिकों, कृषकों, जो लघु और गृह उद्योग कर्मी हैं, उनका संगठन बनाना था। शराबखोरी, नशाखोरी से मुक्त कराने के लिए योजनाएं बनाई गई थी। स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिलाना, ये भी उद्देश्य था। जो आपने अभी आगे पढ़ा वो तो उद्देश्य था ही था, साथ में इनके साथ साथ लोगों में जो धन उपार्जन की और रहन सहन को ऊंचा उठाने की, इन सभी भावनाओं से इसको चलाया गया था या इसका उद्देश्य था। और वैसे भी हमने कई बार आपको बताया है कि अगर हम पढ़ रहे हैं अगर हम प्रसार शिक्षा में पढ़ रहे हैं कोई योजना, कोई परियोजना, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। जैसे अगर हम बात करेंगे यूनिसेफ की, तो उसमें यूनिसेफ में क्या था, एक पर्टिकुलर, जैसे कि माता हो गई या बच्चे हो गए, इनके स्वास्थ्य की देख रेख, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। उसी में आपका, जैसे हम बात करेंगे और भी आपके जवाहर योजना हो गई, आगे हम चर्चा करेंगे सबके बारे में। तो इसमें हर एक एक संस्था बनाई गई जो कि एक विशेष क्षेत्र में कार्य करके लोगों के जीवन स्तर को उठाने का कार्य कर रहा था, उनके आर्थिक विकास, उनके सामाजिक विकास में योगदान दे रहा था। तो उसी तरह से जो ये योजनाएं चलाई गई थी, जो प्रसार गतिविधियां की गई थी, चाहे वो स्वतंत्रता पूर्व की हो या फिर स्वतंत्रता पश्चात की हों, तो इन सभी का उद्देश्य यही हुआ करता था कि जैसे जो लोगों में कुरीतियां व्याप्त हैं,
जो भी इनके अंदर बुराइयां हैं, जो भी अंदर विश्वास हैं, व्याप्त हैं, इनको हटाना था, इनको मिटाना था, ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, सुधारना था। तो ये जो आज की क्लास में आपने देखा, ये आपने देखा कि किस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से किन-किन परियोजनाओं के माध्यम से लोगों के यानी कि जो ग्रामीण हैं, उनको कार्यों में दक्षता दिलाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, सुधार लाना, ये सारे उद्देश्यों से कार्यक्रमों को चलाया गया था। तो आज की क्लास में आपने आज और कल की क्लास में मिलाकर आपने जो भी प्रसार शिक्षा की गतिविधियाँ थी, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी, उसके बारे में समझा, जाना और पढ़ा। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? अब कल की क्लास में भी हमें परियोजनाओं के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन जो स्वतंत्रता पश्चात परियोजनाएँ चलाई गई थी, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हमने स्वतंत्रता पूर्व की जो भी गतिविधियाँ थी, हमने उसको पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पश्चात की गतिविधियों के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।